हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना JRMCQ में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान का पार्ट 1। इसमें हम करेंगे 20 IMP MCQ क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। तीसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। इसमें से सही ऑप्शंस पे आप कमेंट कीजिए क्या होगा। हमारा सही ऑप्शन होगा बी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। हमारे ऑप्शन हैं ए, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, सी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, डी, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, सही ऑप्शंस पे आप कमेंट कीजिए। हमारा सही ऑप्शन होगा डी, शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है। बालक हमेशा पर्यावरण के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसको स्कीमा बोला जाता है, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है ए, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, बी, सामीकरण संशोधन के रूप में, सी, समावेशन और समायोजन के रूप में, डी, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका सही ऑप्शन होगा सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए, नियामक है, बी, समावेशन को हतोत्साहित करता है, सी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, डी, खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका सही आंसर होगा डी, खोज को प्रोत्साहन देता है। शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके। प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्यों हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि लब्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन है ए, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, सी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, डी, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमारे ऑप्शन है बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धि लब्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि लब्धि का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं।
अतः शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक विषयों से पढ़ाने के लिए ऐसी ही रूपरेखा का उपयोग करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। बी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। सी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा सही ऑप्शन है ए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, लिंग है। ऑप्शन है ए, शारीरिक संरचना, बी, सहज गुण, सी, सामाजिक संरचना, डी, जैविक सत्ता। सही ऑप्शन होगा सी, सामाजिक संरचना। लिंग एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ए, मानकीकृत परीक्षण, बी, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, सी, वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, डी, सहयोगी प्रोजेक्ट। हमारा सही ऑप्शन होगा डी, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है, अतः बालक के आकलन के लिए इसके सहयोगी प्रोजेक्ट संबंध विधि को वरीयता देना आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है पहला, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, सी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, डी, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ठीक है, इसका ऑप्शंस कमेंट कीजिए आप सभी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि आकलन कब उद्देश्य पूर्ण होता है ये बताना है। और ए, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, बी, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, सी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, डी, इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। हमारे सही ऑप्शन होंगे ए, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। आकलन उद्देश्य पूर्ण तभी होता है जब इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। पहला है अधिनायकीय, बी, अनुमति परक, सी, सुविधादाता, डी, सत्तावादी। शिक्षक की भूमिका क्या है ये बताना है एनसीएफ में। सही ऑप्शन होगा सी, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक हो। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षकों की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम
अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षकों की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम को क्या करती है, ये बताना है। ऑप्शन है ए का एकमात्र निर्धारक होती है, बी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, सी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, डी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। हमारा सही ऑप्शन होगा डी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधानों के आधार पर यह कहा गया है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों में अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। कहाँ शामिल करना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन है ए जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, बी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, डी एक काल्पनिक लक्ष्य है। हमारा सही ऑप्शन होगा सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं परिवर्तन आकर्षित करता है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चे को अलग प्रकार से अधिगम कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन किसका है, ये बताना है। ऑप्शन है ए सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, सी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, डी गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकता है। इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ए सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन है ए केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और सम्मान उपलब्ध कराए जाएं, सी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, डी श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, ए पर्यावरण के साथ, बी जीवन के साथ, सी प्रकृति के साथ, डी यह सभी। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी यह सभी। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। पर्यावरण, जीवन तथा प्रकृति के साथ समायोजन व्यक्तित्व स्थायी समायोजन का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द, डी 10 शब्द। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन होगा ए 100 शब्द। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था के दूसरे वर्ष तक शिशु का शब्द भंडार लगभग 100 शब्द तक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां
18वां प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। ए मूल प्रवृत्ति, बी गत्यात्मक क्रियाएं, सी पोषण, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है ए मूल प्रवृत्ति। संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ती है। इसकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ये बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है। बालक में शर्म एवं गर्व जैसी भावनाओं का विकास इसी काल में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, 20वां प्रश्न है, मैकड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी आश्चर्य। मैकड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। मानव व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान अद्वितीय होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का 20 IMP MCQ क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।